जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए अपने साइंस का जो है कि क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है? और साइंस में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है कि हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं। फिज़िक्स में जो है कि 2 क्लास हो चुका है और बायोलॉजी में जो है कि आपका 2 क्लास हो चुका है। और वहीं फिज़िक्स की अगर की बात करें, तो फिज़िक्स में जो है कि आज तीसरा क्लास हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और फिजिक्स में जो है कि हमारा प्रकाश वाला चैप्टर जो है कि चालू है, ठीक है? और प्रकाश में 2 जो है कि लेक्चर हो चुके हैं। प्रकाश और विद्युत प्रकाश और विद्युत, ठीक है? लाइट और आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं अगला क्लास। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम ये पढ़े थे कि दर्पण संबंधित परिभाषाएँ, यानी कि दर्पण में दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। ये सब सारी परिभाषाएँ जो है कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है? आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी रहेगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? उसकी प्रकृति कैसी होगी? उसका नेचर कैसा होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, ठीक है? तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब पिछला क्लास में हमने बताया था कि जब कोई भी प्रतिबिंब होता है, जैसे प्रतिबिंब 2 ठो, आपका एक रियल इमेज, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी जाती है तो उसकी 6 पोजीशन होती हैं, उसकी 6 पोजीशन होती हैं, उसकी 6 स्थितियाँ होती हैं। कौन-कौन? पहला अनंत, अनंत और सी, फिर सी, सी और एफ, फिर उसके बाद एफ और एफ और पी, ठीक है? अब इसमें ये इसको जो उल्टा 8 है इसको अनंत बोलेंगे, सी को वक्रता केंद्र बोलेंगे, एफ को मुख्य फोकस बोलेंगे और पी को दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। तो दोस्तों जो है कि अनंत क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पी क्या होता है, हमने पिछले क्लास में बता दिया है। तो दोस्तों एक ही चीज़ हम बताएँगे बार-बार तो मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। तो आप पिछला क्लास देखिए उसके बाद आप अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है? तो मेरे भाई अवतल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति यानी कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो 6 स्थान पर रखी जाएगी। एक अनंतवा पर, एक अनंत और सी के बिचवा, फिर सी पर, सी और एफ के बीच, एफ और एक एफ पर और एक एफ और पी के बीच में रखी जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये वाला जो लिखे हम ट्रिक, ठीक है? ट्रिक क्या है कि जो अनंत है वो एफ में चेंज होगा और एफ जो है अनंत में चेंज होगा, यानी कि एफ अनंत में, अनंत और एफ में। सी जो है सी में ही चेंज होता है, सी जो होता है सी में ही चेंज होता है, यानी सी नहीं बदलता है। बस ये देखना है कि अनंत एफ में और एफ जो है अनंत में, अनंत मुख्य फोकस में और मुख्य फोकस अनंत में। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब देखिए, अब एक चीज यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आप समझिएगा कि पहली बार जब वस्तु रखी जाएगी वो अनंत पर रखी जाएगी, फिर अनंत और सी के बीच रखी जाएगी, फिर उसके बाद सी पर रखी जाएगी, फिर उसके बाद सी और एफ के बीच रखी जाएगी, फिर उसके बाद एफ पर रखी जाएगी और एफ और पी के बीच रखी जाएगी, ठीक है? आइए यहाँ पर देखिए, सबसे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर बस समझिए, ठीक है? रटाने की जरूरत नहीं है। पहला वस्तु कहाँ रखी जाएगी? अनंत पर, फिर अनंत और सी के बीच, फिर सी पर रखी जाएगी, फिर सी और एफ के बीच रखी जाएगी, फिर एफ पर रखी जाएगी और एफ और पी के बीच में रखी जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है आपके ग्रुप डी में कि जब कोई वस्तु सी और एफ पर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। जब हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आपको एकदम पूरा दिखा देंगे, ठीक है? तो देखिए
ये हो गया वस्तु की स्थिति और ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति, ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, पहले इसको और इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए जब अनंत पर रहेगी तो इसको चेंज कर देना है एफ। अभी ऊपर हम बताए थे यहाँ पर ना कि अनंत है एफ में चेंज होगा। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में रखी है, ठीक है, तो अनंत के स्थान पर एफ हो जाएगा और सी के बीच में सी के स्थान पर सी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया अभी कि जो अनंत है वो एफ में चेंज होगा और सी जो है कि चेंज नहीं होगा। फिर तीसरा, अगर वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, यानी सी चेंज नहीं होगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो सी ही रहेगा और एफ जो है कि चेंज हो जाकर अनंत हो जाएगा। अगर वस्तु एफ पर हो तो एफ चेंज होता है अनंत में तो अनंत हो जाएगा। अगर वस्तु एफ और पी के बीच में है तो एफ, हाँ एक चीज यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये दर्पण के पीछे बनता है। एफ और पी के बीच में रखा हो तो ये दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। आइए एक बार और समझा रहे हैं। अनंत एफ में चेंज होगा, अनंत और सी है तो अनंत एफ और सी में चेंज हो गया। सी सी ए पर होगा, सी और एफ तो सी ही रहेगा, एफ जो है अनंत हो जाएगा। एफ जो है अनंत पर और एफ और पी के बीच होगा तो दर्पण के पीछे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, यानी कि मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरा, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको चेंज कर लेना और फिर उसका नंबर देख लेना है। तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बनेगा, यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर वस्तु सी पर हो, तीसरा है कि अगर वस्तु सी पर हो यानी कि वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब सी ए पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला क्या है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, यानी कि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। और जब वस्तु एफ पर हो यानी मुख्य फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जब वस्तु एफ और पी के बीच यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये वाला फंडा तो क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आप बहुत रटते थे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये चीज जान लीजिए, आप ट्रिक जान लीजिए ये वाला, बस ये वाला कि अनंत एफ में एफ अनंत में सी नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अनंत एफ पर, अनंत और सी एफ और सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ अनंत पर, एफ और पी के बीच दर्पण के पीछे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 स्थितियां हैं। केवल इस स्थिति को छोड़कर जहां भी वस्तु इस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहां भी वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो सबसे पहले आपको खोजना है कि वास्तविक वाला ऑप्शन कहाँ पर है। जब भी वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा, यानी ए पहला दूसरा तीसरा चौथा एफ और पी को छोड़ाकर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा बनता है। और जो लास्ट वाला जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब। और हमने बताया था आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो कैसा पता करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बहुत छोटा, फिर छोटा से बहुत छोटा से थोड़ा सा बड़ा, छोटा, फिर छोटा से बराबर, फिर बराबर से बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा उसके बाद बड़ा, यानी अनंत वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा फिर उसके बाद छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बहुत बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को अब एग्जाम में कैसे पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार कैसा होगा। तो बस ये देख लेंगे कि प्रतिबिंब अगर अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा बनेगा, ठीक है। पूछेगा कि अगर वस्तु सी और एफ के बीच में हो यानी वक्रता केंद्र और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है।
अब यहाँ पर फिगर के जरिए आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6 स्थिति हमने दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है, जब वस्तु सी और एफ के सी पर हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, और जब वस्तु कहाँ पर हो? सी पर हो, और फिर वस्तु क्या है? सी और एफ के बीच में है, और जब वस्तु एफ पर हो और एफ और पी के बीच में हो, ठीक है। पहला क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। तो ये हो गई आपकी वस्तु, और यहाँ से 2 प्रकाश किरणें हम लेके जाते हैं, ठीक है। ठीक है, कम से कम 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 किरणें लेकर जाएंगी, तो हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में याद किया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो भैया पहला वाला रूल को फॉलो किया, मुख्य अक्ष के समांतर गई और मुख्य फोकस से होकर चली गई। फिर दूसरी किरण जब जाएगी तो भी क्या होगी? फोकस से होकर चली जाएगी। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? आपका मुख्य फोकस पर, यानी कि एफ पर बनेगा, और बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरा क्या है? जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, तो अनंत और सी के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? एफ और सी के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटी को बनेगा, ठीक है, छोटी को बनेगा और उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। तीसरा क्या है? जब वस्तु सी पर हो, तो जब वस्तु सी पर ही हो, यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ये वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब ठीक उसके नीचे बन जाएगा उल्टा, और उतने ही बराबर का, यानी जितनी लंबी है, अगर 5 सेंटीमीटर लंबी है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। कब? जब वस्तु किस पर हो? सी पर हो। तो ये क्या हो गया आपका? सी पर हो गया, वास्तविक और उल्टा होगा। फिर अगला क्या है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, तो जब वस्तु सी और एफ के बीच में रहती है तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में बनता है। क्या बनेगा? तो ये जो बनेगा आपका बड़ा बनेगा, क्या बनेगा? बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। और जैसे उल्टा बनेगा तो यह प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? कैसा? वास्तविक हो जाएगा। फिर अगला क्या है कि जब वस्तु एफ पर हो, तो जब कोई वस्तु एफ पर होती है तो यहाँ से चलेगी, ठीक है, मुख्य फोकस से अगर प्रकाश चलेगी तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और ये भी प्रकाश किरण सी से जाएगी तो सी से ही रिटर्न के चली जाएगी। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है आपका अनंत पर बनता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं, ठीक है। और अगला क्या है कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, है ना, यहाँ पर, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मुंडी क्या है? यहाँ भी ऊपर था और यहाँ भी ऊपर था, तो दोनों क्या हो गया? आपका ऊपर हो गया। तो फिगर के जरिए आपको हमने बता दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस ट्रिक को याद कीजिए और फिर उसके बाद एग्जाम में अप्लाई कर दिया जाए, कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या था? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण में देखिए क्या होता है, बहुत ही ईजी है। इसमें आपका में जो है कि काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अवतल दर्पण में क्या है कि अवतल दर्पण में बस 2 ही स्थिति होती है। कितनी? 2 स्थिति। जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है उसके 2 ही स्थिति होती है। पहला जब वस्तु अनंत पर हो, और उसके बाद जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। 2 ही स्थिति बनती है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है आपका, देखिए उत्तल दर्पण हमने बनाया है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? अंदर की तरफ पेंट होता है और बाहर का चमकदार होता है। अब यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, और इससे जब अनंत से कोई भी किरण आती है, जब कोई भी प्रकाश आती है तो समांतर होती है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो ये क्या होंगी कि फोकस से वो आती हुई प्रतीत होंगी, ये वाला भी और ये वाला भी। और जब इनको पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके तो ये एफ पर काटेंगे, यानी मुख्य फोकस पर काटेंगे। तो क्या हो गया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है, ठीक है, हो बनेगा। उसके बाद जो है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आपका कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब जो है एफ और
पी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ और पी के बीच में बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, वो छोटा बनेगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया आपका। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब क्या होगी स्थिति? ये दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार एवं प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगा? तो आभासी, सीधा और बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। और इसमें जब वस्तु जो है कि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब एफ और पी के ही बीच बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब का आकार आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब 100 बात का एक बात ये हो गया कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है प्रतिबिंब। और जब आभासी बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। दर्पणों के उपयोग, मतलब किस दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, यानी कि जब सैलून में जाते हैं तो वहां पर जो है कि आपको दर्पण दिखता है, वो क्या है? आपका अवतल दर्पण है। आँख, नाक, कान, दाँत के डॉक्टर द्वारा, जो आँख, नाक, कान और दाँत के डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्ठी, जो सोलर ऊर्जा से जो भट्ठी चलती है उसमें भी क्या होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। टेबल लैंप, यानी जो पढ़ने वाला लैंप होता है उसमें भी क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट के रूप में, सर्च लाइट मतलब जो हम लोग के घर की लाइट होती है जो बैटरी से चलती है, पतली वाली, उसको, उसमें कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अब ठीक है, वाहनों के फ्रंट लाइट यानी कि हेड लाइट जो है उसमें भी अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में मेरे भाई क्या होता है? वाहनों के साइड दर्पण के रूप में, साइड में निकले होते हैं जो दो ठो दर्पण, वो क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। और दूसरा क्या होता है? स्ट्रीट लैंप, यानी कि शहर के जो लैंप होते हैं जो लगे होते हैं ऊपर, वो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण आप लोग याद कर लीजिए कहाँ पर होता है और उसके बाद उत्तल दर्पण कहाँ पर होता है। अब अगला एक ठो कॉन्सेप्ट है कि संयुग्मी फोकस क्या होता है? संयुग्मी मतलब जोड़े वाले फोकस। तो वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बने, एवं प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रख दिया जाए तो मूल स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। वही कहने का मतलब हो गया कि जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर हम दर्पण रख देंगे तो उस दर्पण के लिए प्रतिबिंब क्या है? वो वस्तु का काम करेगा। ठीक है। ध्यान रखना, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। संयुग्मी फोकस किस में है? अवतल दर्पण में केवल केवल और केवल क्या है? आपका अप्लीकेबल है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब अगला क्या है आपका कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से आता है। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी। ठीक है। अब देखिए जब क्वेश्चन लगाना होता है न्यूमेरिकल वाला, वहां पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है। देखिए ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के बाईं तरफ जो भी आप चिन्ह लेंगे वो क्या होगा? आपका माइनस में होगा। और अवतल दर्पण के दाईं तरफ क्या होगा? आपका प्लस होगा। इस दर्पण के बाईं ओर माइनस, दाईं ओर क्या है? ठीक है, प्लस होता है। और ये जो मुख्य अक्ष दिख रही है, जो लाइन आपको दिख रही है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरी ली जाएगी वो क्या होगी? प्लस में, और नीचे वाली किस में होगी? आपकी माइनस में होगी। तो यहाँ पर चार चीजें हुआ। पहला ये हुआ कि दर्पण के बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ पर कि किरण के चलने की दिशा में चिन्ह धनात्मक और किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो किरण की दिशा में, अगर किरण की दिशा में ऐसे चल रही है तो इधर का दूरी प्लस और इधर का दूरी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो खोज खोज के बनाया गया है, ये किसके लिए है? दर्पण के लिए। ठीक है। और दर्पण कितने प्रकार? दो प्रकार, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए, अब ध्यान रखना, केवल आपको ये वाला याद करना है, केवल अवतल याद करना है, उत्तल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है यानी माइनस होती है।
जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो इसका त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ऑलवेज ही, चाहे धरती पलट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा यू क्या होती है, ऋणात्मक होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। वस्तु की लंबाई धनात्मक होती है और प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होती है। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होती है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, वस्तु की लंबाई धनात्मक और प्रतिबिंब की लंबाई जो है कि धनात्मक और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई आपकी धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ वाला जो पार्ट है आपका ऋणात्मक है और यहाँ वाला क्या है आपका धनात्मक है। ठीक है, आप देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ठीक उल्टा, देखिए फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और यू तो हमेशा आपका ऋणात्मक होगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लागू नहीं होती, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, क्योंकि भाई उत्तल अवतल क्या बोलते हैं, उत्तल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ दो ही स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है तो ये धनात्मक होता है। उसके बाद इसमें धनात्मक होता है, फिर होता है, फिर उसके बाद लागू नहीं है। ठीक है, जो है आपकी वास्तविक प्रतिबिंब लागू इसमें नहीं होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब जिसकी जो है कि न्यूनता आपका क्या है, आपका धनात्मक है। क्या आपका धनात्मक है। तो उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में एफ धनात्मक, आर धनात्मक और यू ऋणात्मक होता है, भी लागू नहीं होता इसमें। ठीक है, उसके बाद भी लागू होता है, लेकिन वास्तविक जो है कि वास्तविक दूरी नहीं लागू होता है, आभासी दूरी लागू होता है जो धनात्मक होता है, और जो होता है वो प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई धनात्मक होता है और प्रतिबिंब की लंबाई लागू नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई लागू नहीं होता है और वास्तविक धनात्मक जो है कि इसमें धनात्मक आभास होता है, इसमें क्या होता है, धनात्मक होता है। तो जो प्रतिबिंब है एक वास्तविक एक आभासी है, वास्तविक लागू नहीं होता है, आभासी जो है कि आपका धनात्मक होता है। आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे वाला देखिए टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से जो है कि आपका क्लास भी फिनिश हो जाता है। ठीक है, दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, दर्पण संबंधी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, ये तो पढ़ लिए हैं आप। जैसे फोकस दूरी पूछे, ठीक है, कोई भी दर्पण हो तो वक्रता त्रिज्या बटा के 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। या वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। ठीक है, अगर हम पूछें कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन में बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन में क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। रेखीय आवर्धन क्या होता है, m इक्वल आई अपन ओ बराबर v अपन यू इक्वल टू एच डैश अपन एच होता है। वास्तविक प्रतिबिंब धनात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब धनात्मक होता है। ठीक है, जहां पर आई लिखा है उसका मतलब इमेज और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला जो है आपका सूत्र है आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन m बराबर आई अपन ओ। ठीक, आई अपन ओ होता है। ठीक है, या माइनस भी अपन यू होता है, ध्यान रखना यही कंफ्यूज होता है एग्जाम में, आई अपन ओ होगा कि ओ अपन आई होगा, माइनस बी बटा यू होगा कि यू बटा माइनस बी होगा, इस तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आई ओ के बराबर है तो m बराबर 1 होगा, m बराबर 1 है यानी कि आई यानी कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब और वस्तु की क्या लंबाई क्या बराबर है, और m अगर बड़ा हो जाएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, वस्तु से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बड़ी हो जाएगी। और अगर छोटा हो जाएगा, m का मान छोटा हो जाएगा तो वो जो है यानी कि वस्तु का ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यू क्या होता है इसमें, वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, एच प्रतिबिंब की लंबाई, एच वस्तु की लंबाई, एच डैश मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, एच बटे वस्तु की लंबाई। दर्पण सूत्र हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। ठीक है, एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, ये सब हैंड रिटेन है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हमने बनाया है, देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से हम कॉपी कर लिए हैं, ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्या है, मेरा बनाया हुआ है। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।